Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the restoration age या जिसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। रिस्टोरेशन एज के अलावा एज ऑफ इंसेनिटी भी कहा जाता है, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ये वो टाइम पीरियड था जब प्रोटेस्टेंट जो थे मेजॉरिटी में थे और जो कैथोलिक थे उनको हरास किया जा रहा था। इससे पहले 1660 तक जो थी प्यूरिटन की हुकूमत थी। ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो हुकूमत कर रहा था। उन्हें स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल जो थे कंट्री में इम्पोज किए हुए थे। लेकिन 1660 के बाद दोबारा से जो था किंगडम था रिस्टोर हो गई और चार्ल्स टू ने हुकूमत संभाली, जो कि 1660 से 1685 तक उसकी हुकूमत रही। बट अनफॉर्चुनेटली उसका कोई बेटा ना होने की वजह से जो गवर्नमेंट थी, जो किंगडम था वो जो था वो ट्रांसफ़र हुआ उसके भाई जेम्स टू की तरफ। और बट ही वाज द कैथोलिक। यहाँ से प्रॉब्लम्स का आगाज़ हुआ। कैथोलिक होने की वजह से जो नेशनल चर्च था, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था, वो उसे जो हार्डली बेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी डिस्कस करना चाहूँगी। ये वो टाइम पीरियड था जब इंग्लैंड में जो कॉमर्स और ट्रेड जो थी ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी। कमर्शियल प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो गई, ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज़ हुई। एंग्लो डच वार्स का आगाज़ हुआ, ग्रेट प्लेग हुई जिसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, ग्रेट फायर, इसी तरह रिवाइवल ऑफ ड्रामा एंड लिटरेचर और री ओपनिंग ऑफ इंग्लिश थिएटर। उससे पहले जो क्रॉमवेल था प्योरिटन रजीम, उसके अंदर थिएटर पर मुकम्मल पाबंदी थी। इवन के जो ग्लोब थिएटर था शेक्सपियर का, उसको आग लगा दी गई और रिस्टोर किया गया चर्च ऑफ इंग्लैंड को एज ए नेशनल चर्च के तौर पर। और मैनी मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटी कैथोलिज्म की गई। ये वो टाइम पीरियड है दोबारा से रिवाइव हुआ। जो जेम्स टू का टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मेजर चेंजेस हुए। उसमें लिटरेचर के अंदर दोबारा से जब थिएटर रिवाइव हुआ तो उसमें यूज़ ऑफ फीमेल एक्ट्रेसेस होने लगी। इसके अलावा पिक्चर फ्रेम स्टेज इस्तेमाल किया जाने लगा, मूवेबल सीनरी का इस्तेमाल होने लगा, आर्टिफिशियल लाइट्स इस्तेमाल होने लगी और डेवलपमेंट हुई इस टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जितना भी थिएटर के अंदर वर्क था उन्हें सिर्फ लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस की तरफ जो है फेवर किया गया। सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस जो कि एलीट क्लास थी वो देख सकती थी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, 85 से 88 तक, 1685 से 88 तक जो जेम्स टू की हुकूमत थी। इसके बाद जो प्रोटेस्टेंट थे दे कुडंट बियर वन मोर अ कैथोलिक, तो उन्होंने ये किया कि उसका तख्ता उल्टा और उसमें जो रोल प्ले किया उसमें विलियम ऑफ ऑरेंज एंड हिज वाइफ जो थी वो लैंडेड इन द इंग्लैंड विद अ स्मॉल आर्मी और सीज किया पावर को एन इवेंट नाउन एज द ग्लोरियस ए ब्लडलेस रेवोल्यूशन। और जेम्स टू जो है वो फ्रांस भाग गया। यहाँ पे दो पार्टीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ। इनमें से एक टोरे थी और एक थी विक। टोरेस थी, देवर इन द फेवर ऑफ द किंग चार्ल्स टू। और बेसिकली टोरे वाज द आयरिश वर्ड जिसका मतलब होता है आयरिश रिबल, और इस टाइम विक्स जो था वर्ड स्कॉटिश था जिसका मतलब होता है कैटल ड्राइवर। और देवर अपोज चार्ल्स टू और देवर फेवर्ड इन द एलीट क्लास कि उनकी हुकूमत आनी चाहिए ख़ास ग्रुप की जो कि सोसाइटी का सबसे रिच तरीन कम्युनिटी है। यहाँ पे इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्टोरेशन एज के हवाले से मैं अगर मैं बात करूँ, ये एज ऑफ सटायर थी। इस टाइम के अंदर जितने भी जेम्स टू का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसने लोगों को फ्रीडम दिया कि दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड इमोशंस। अब जो सोशल जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें डिस्कस किया जाने लगा, लेकिन उसका जो स्टाइल होता था वो ज़्यादातर सटायर में होता, तंज़ व मज़ाक के स्टाइल में उसे बयान किया जाता था और बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया जाता था सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को। और इसके अलावा जो सटायर वाज द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी टूल दैट यूटिलाइज द राइटर ऑफ दैट टाइम। और एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज हुई और बहुत ज़्यादा ये काम होने लगा कि जो राइटर्स थे उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया चीज़ों को और अपने एक्सप्रेस करने लग गए अपने बिलीव को और ह्यूमन नेचर को। ऑब्जर्वेशन फास्ट हुई। ऑब्जर्वेशन फास्ट होने के अलावा रीजनिंग, हर चीज़ के अंदर जब वो एक्सप्रेस कर रहे होते थे तो ऑब्जर्वेशन के अलावा रीजनिंग पर भी फोकस करते थे। और इसमें जोनाथन जो स्विफ्ट था उसका फेमस नाम है। फिर इसके बाद जो सेकंड चीज़ जो लिटरेचर ऑफ रेस्टोरेशन टाइम के हवाले से अगर देखते हैं तो इसमें एक बड़ा नाम जो था ड्राइडन का भी था। अब जो ड्राइडन था वो अपने और एक कॉपलेट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। उसने इंग्लिश वर्ड्स के अंदर और एक कॉपलेट को इंट्रोड्यूस करवाया। वर्सिफिकेशन का आगाज़ हुआ लेकिन वो बेस कर रही थी रीज़न के ऊपर। ठीक है, क्रिटिसाइज जो किया जाता था उस टाइम के
जो राइटर्स थे उन्होंने जो सोसाइटी पर किया, तो थोड़ा उनका जो स्टाइल था वो सटायर में था और तंज खास तौर पे। और इसके अलावा उन्होंने ये करना शुरू कर दिया जब उन्हें फ्रीडम मिला, तो प्योरिटन टाइम्स के जो डेकोरम्स थे और मोरालिटीज़ थी उन्होंने उसको खैराबाद किया, और एक तरह से जो लावा पक रहा था प्योरिटन टाइम पीरियड वो बाहर आना शुरू हो गया। सो आप कह सकते हैं इट वाज द बिगनिंग ऑफ द रैशनल इंक्वायरी, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव आउटलुक, और रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो है स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी का वजूद आया, जो कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में लैंडमार्क की हैसियत रखता है। यहाँ मैं आपको ड्राइडन के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। ड्राइडन वो प्रोमिनेंट नेम है एज ऑफ रेस्टोरेशन के हवाले से, कि जिसने अपने स्टाइल के अंदर रियलिस्टिक स्टाइल को अडॉप्ट किया, हेरोइक कॉपलेट को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके अलावा स्टार्ट में जब उसने अपना वर्क स्टार्ट किया तो उसके अंदर वो ज़्यादातर एग्जैजुरेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करता था, मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा झलकती थी उसके स्टाइल के अंदर, और फैंसी बहुत ज़्यादा थी जब वो पोइट्री करता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो था उसे खुद ही थोड़ा जब मेच्योरिटी आती गई तो उसके जो स्टाइल था उसके अंदर से जो आर्टिफिशियल स्टाइल था और एक फॉल्स टेस्ट था वो मेटाफिज़िकल राइटर्स वाला वो उसने रिमूव किया, और उसने जब लिखना शुरू किया दोबारा मेच्योरिटी लेवल पर तो अपने स्टाइल को उतने ही फोर्सफुल स्टाइल में लिखा, और इसने बेसिकली लेट द फाउंडेशन ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री इन द इंग्लैंड। अब जो ड्राइडन था उसने बेसिकली जो पोइट्री की उसे आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल सटायर्स थे, एक डॉक्ट्रिनल पोएम्स थी, पोम कहा जाता है, और इसके अलावा फैबल्स थी, जो कि आप कह सकते हैं जिसमें फेमस जो वर्क था द मेडल, और इसी तरह एलेक्जेंडर्स फीस्ट, इस किस्म की। ठीक है, और ड्राइडन ऐसा बंदा था, इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि उसकी जो रेपिटेशन थी उसके वर्स के अंदर रीज़न और सटायर दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल था, और यही वजह है कि उसकी ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इंग्लिश पोइट्री के अंदर इतनी ज़्यादा स्किलफुल उसने जो था हेरोइक कॉपलेट को यूज़ किया था कि इट बिकेम द एक्सेप्टेड मेजर फॉर द सीरियस इंग्लिश पोइट्री फॉर मैनी ईयर। ये उसका इम्पोर्टेंट काम था। अगर हम रेस्टोरेशन पोइट्री के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो जो ड्रामे का मैं आपको बता चुकी हूँ कि थिएटर के अंदर चेंज हुआ, और इस तरह फीमेल एक्ट्रेसेस का इस्तेमाल, मूवेबल सीनरी, लाइट्स, रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस वगैरह वो जो है उस स्टाइल को अडॉप्ट किया गया। फिर इसके अलावा जो था कॉमेडी और मैनर का यहाँ इम्पोर्टेंट जिक्र करना ज़रूरी है। कॉमेडी और मैनर ये था कि उस टाइम के अंदर जितनी भी कॉमेडी की जा रही थी उसके अंदर दो चीज़ें, एक क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था जब वो सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करते थे, और इसके अलावा सटायर था बहुत ज़्यादा। और अगर आप उसके करेक्टरिस्टिक्स को देखें कॉमेडी ऑफ मैनर के हवाले से, तो उसके अंदर ज़्यादातर वो जब सोशल इश्यूज़ को तो एड्रेस कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो मिडिल क्लास उस सोसाइटी की थी उसको रेडिक्यूल किया जा रहा था, और बेसिकली थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा था, और उनकी उस सोसाइटी के अंदर जो लोग थे उनके मैनर्स पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तंज का जो था निस्तर चलाया जाता था, और इसके अलावा ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता था जो बेस किए जाते थे सेक्सुअल कॉमेडी पर। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हीरोइक ट्रेजेडी इन रेस्टोरेशन टाइम पीरियड। ट्रेजेडी का स्टाइल क्या था? ट्रेजेडी स्टाइल जो थी बड़ी ही सुपरफिशियल किस्म की थी, जो हमेशा जो हीरो होते थे हमेशा बड़े ब्रेव सेलेक्ट किए जाते थे। हीरोइन जो होती थी वो बड़ी ब्यूटीफुल कंसिडर की जाती थी, उसको रोल के तौर पर एक्सप्रेस किया जाता था, दिखाया जाता था कि जो हैप्पी एंडिंग होगी, और हमेशा जो विर्चू होता है, अच्छाई जो होती है, गुड डीड्स का रिवार्ड दिया जाता है, जिसमें कोई भी रियलिस्टिक पहलू आपको नज़र नहीं आता। और जो ट्रेजेडी थी वो बेसिकली थीम्स ऑफ एपिक मैग्नीट्यूड पर बेस कर रही थी, और ऐसे लग रहा था कि हीरोज और हीरोइंस जो थे दे पोजेस्ड सुपर ह्यूमन क्वालिटीज, उन्हें इंसान समझकर नहीं ट्रीट किया जा रहा, सुपर ह्यूमन क्वालिटीज उनकी एक्सप्रेस की जा रही हैं। अक्सर ये दिखाया जाता था कॉन्फ्लिक्ट है
लव एंड ऑनर के दरमियान, लव एंड ड्यूटी के दरमियान, और इसी तरीके से डेयरिंग एंड पैशनेट लवर्स दिखाए जा रहे थे। उस टाइम के अंदर जो ग्रेट नेम थे राइटर्स के, उनमें एक जॉन ड्राइडन था, नथानियल ली था, जॉन क्रो था, थॉमस था। ये वो फेमस राइटर्स हैं उस टाइम के अंदर जिन्होंने रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के अंदर अहम रोल प्ले किया। बेसिकली जो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड था, यही वो टाइम पीरियड था जिसने जो एक ह्यूमन बींग्स की फीलिंग और उसके पैशन को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। यही वजह है कि नेक्स्ट जो स्टेज आई, अम, जो कि रोमांटिक एज की तरफ मूव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यही वो बेस बनी जिसकी वजह से रोमांटिक एज में लोगों ने इमेजिनेशन, पैशन और लैंग्वेज और ह्यूमन बीइंग को एड्रेस करना शुरू किया, ह्यूमन बींग्स के प्रॉब्लम को। सो इट वाज द बेस towards the next age. Thank you very much. I hope you understand my lecture.